आ चुकी है। बहरहाल रुख करते हैं आज दिन की सबसे बड़ी खबर का। सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ है जम्मू कश्मीर के उरी में, जहां पर सेना कैंप पर हुए आत्मघाती हमले के बीच पाकिस्तान ने अब भारत के लिए एक नई चेतावनी जारी कर दी है। जी हां, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान भारत पर परमाणु हमला भी कर सकता है। उन्होंने कहा कि अगर भारत पाक के अस्तित्व पर हमला करता है तो भारत को उसका अंजाम झेलना होगा। ख्वाजा ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में साफ साफ कहा कि अगर हमारी सलामती को खतरा हुआ और किसी ने भी हमारी जमीन पर कदम रखा तो हम इन हथियारों का इस्तेमाल करने से गुरेज नहीं करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई तो भारत पर परमाणु हमला करने से नहीं चूकेंगे। ख्वाजा ने कहा कि कश्मीर पर हल बातचीत के जरिए ही निकल सकता है। शांति के लिए कश्मीर मसले का हल जरूरी है। भारत पाकिस्तान के संबंधों में कश्मीर के बिना बातचीत का कोई मतलब ही नहीं है। और इस बारे में ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं पाकिस्तान के डिफेंस एक्सपर्ट जावेद इकबाल। जावेद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि इस तरह की धमकियां दी जा रही हैं कि अगर भारत कुछ भी एक्शन लेता है, जिस तरह से आज उरी में अटैक हुआ है, उसके बाद कोई भी एक्शन लेता है तो पाकिस्तान जो है परमाणु अटैक कर सकता है। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि कश्मीर की जो भी समस्या है उसका हल सिर्फ बातचीत से निकला जा सकता है। तो ये कैसी बातचीत हो सकती है जो एक धमकी के साथ शुरू हो कि हम परमाणु अटैक कर सकते हैं? नहीं, देखिए, ये बातचीत ही मसले का हल है और लड़ाइयों के बाद भी बातचीत होती है, जंगों के बाद भी बातचीत होती है। पहले तो मैं इस हमले को कंडेम करता हूँ। मैं ये चाहे कोई भी दहशतगर्दी हो, टेररिज्म हो, कहीं पे भी हो, दुनिया के किसी हिस्से में भी हो, मैं इसको कंडेम करता हूँ। और ये दोनों मुल्कों को जान लेना चाहिए कि इस खित्ते का हल आपस में बातचीत में है, लड़ाइयों में नहीं है। तो हम किसी के टेररिज्म के ना तो हामी है ना हमें हामी होना चाहिए। लेकिन भारत का स्टैंड जो हमेशा से क्लियर रहा है जावेद जी, भारत का स्टैंड हमेशा से क्लियर रहा है कि जब तक आतंक को पाकिस्तान श्रय देता रहेगा, भारत किसी भी तरह की इस बारे में कोई बातचीत ही नहीं करेगा। और यहाँ पर उरी में जो अटैक होता है उसकी जिम्मेदारी भी लश्कर-ए-तैयबा ले चुका है। अब उसके बाद क्या पाकिस्तान को उसके अगेंस्ट कदम नहीं उठाने की जरूरत है, बल्कि कदम उठाने के बजाय यहाँ पर इस तरह की घितर धमकियां दी जा रही हैं? देखिए, पाकिस्तान 60,000 से ज्यादा अपने जो है लोग गवा चुका है इन्हीं टेररिस्ट हमलों में। और हमने ये नहीं कहा कि ये फलां ने भेजे हैं या अफगानिस्तान की हुकूमत कर रही है। ये एक ऐसा मर्ज है जिसकी दवा सब मुल्कों ने मिलकर करनी है जी। और इसकी जड़ जो है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मसलों की जड़ कश्मीर है। जब तक आप ये इस पे कंडीशन लगाते रहेंगे कश्मीर को हल करना होगा तो तभी दोनों मुल्क चैन से बैठ सकते हैं। इसके बगैर ये जो एक दूसरे को ईंधन भपकियां और एक दूसरे के लिए जब किसी की भी सिक्योरिटी को खतरा होगा तो हर मुल्क अपने आखिरी हद तक जाएगा अपनी हिफाजत के लिए। हमें समझना चाहिए और एक यानी कि लोगों की भलाई के लिए दोनों देशों के लोगों को समझना चाहिए कि असल मसला जो है, जो कश्मीर है, उसका बातचीत के जरिए। जावेद जी, आपके पास वापस लौटूंगी, लेकिन इससे पहले मेरे साथ जुड़ रहे हैं आर.के. मल्होत्रा जो कि डिफेंस एक्सपर्ट है। उनके पास जाना चाहूंगी। आर.के. जी, पाकिस्तान जो है वो एक नई धमकी दे रहा है, कह रहा है कि रक्षा मंत्री उनके जो है वो कह रहे हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है भारत पर परमाणु अटैक कर सकता है। अब यहाँ पर मुद्दा ये है कि उरी में जिस तरह से उन्होंने अटैक किया उसकी जिम्मेदारी लेने के बजाय, लश्कर-ए-तैयबा पे कोई कदम उठाने के बजाय, बल्कि ये तो भारत को ही अब उल्टी धमकियां दे रहे हैं। इस तरह कब तक चलता रहेगा? तब तक चलता रहेगा जब तक हम पाकिस्तान सुनते रहे और लीडर धमकियों से को झेलते रहे। हमें जरूरत है पाकिस्तान को बताना जी भैया ये लीडर धमकी नहीं चलेगी, आपने जो करना है करो और हमारा जो जी में आएगा हम भी आपको करके दिखाएं। ये कहना कि सब हम भी फंसे हुए हैं और हमारे भी प्रॉब्लम है, हमारे 60,000 आदमी सिर्फ कश्मीरी हिस्सा, इसकी बेवकूफाना बात है। आप देखिए 9/11 में पाकिस्तानी शामिल हैं जी, फ्रांस के अंदर पाकिस्तानी ओरिजिन के लोग शामिल हैं, अफगानिस्तान में जो हो रहा है उधर पाकिस्तान ओरिजिन के लोग शामिल हैं और मसला कश्मीर है जी। इसके सभी
लॉजिक है, ये कोई ना समझने वाली लॉजिक है। और ये कहना कि साहब हम न्यूक्लियर अटैक करते हैं, तो भाई करिए, न्यूक्लियर अटैक से भारत फिर भी बच जाएगा, लेकिन पाकिस्तान का कोई भी हिस्सा नहीं बचेगा। पाकिस्तान पता ही नहीं लगेगा कहाँ साथ लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक आगे जी एक चीज और भी देखने वाली है कि अटैक के लिए धमकी तो दे रहे हैं, लेकिन साथ ही में ये भी बात कह रहे हैं ख्वाजा जी कि कश्मीर पर अगर बातचीत करेंगे तभी हल निकल सकता है, वो भी शांतिपूर्ण बातचीत। शांतिपूर्ण बातचीत कैसे हो सकती है जब वो अगर इस तरह की धमकियां देंगे? देखिए साहब, बातचीत करना ही नहीं चाहते, जितनी भी पहल एटलीस्ट आज के हमारे प्रधानमंत्री ने दी, यहाँ तक बिन बुलाए पाकिस्तान में उनके प्रधानमंत्री के घर चले गए जी। आपने जब पहले प्रधानमंत्री बनते तो उनको बुलाए, और उसके बाद आपने हर किस्म से उनसे बातचीत करने की कोशिश की। आपने क्या कहा, जब भी बातचीत होने लगी तब आपने पठानकोट अटैक कर दिया। उससे पहले जब बातचीत होने लगी तो कश्मीर अलगाववादियों को बुला लिया। तो बातचीत को करना नहीं चाहते, सिर्फ इस किस्म का एक बहाना बनाना चाहते हैं कि साहब आप बातचीत करना चाहते हैं जी। तो झूठ आप सह सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, आप झूठ सहते जाएंगे, वो झूठ बोलते जाएंगे जी। तो हमारे साथ इस वक्त जावेद इकबाल जी भी जुड़े हुए हैं। जावेद जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, हाफिज सईद दिन ब दिन नई नई धमकियां देते रहते हैं, लश्कर तैयबा उरी में जो है वो अटैक कर देते हैं, उसके बाद आखिरकार भारत और पाकिस्तान के रिश्ते कैसे ठीक हो पाएंगे, कैसे जो है वो शांतिपूर्ण बातचीत हो सकती है? क्योंकि पाकिस्तान ना लश्कर तैयबा के खिलाफ कोई सख्त ठोस कदम उठाता है और ना ही हाफिज सईद के खिलाफ, तो ऐसे में अब क्या करना चाहिए पाकिस्तान को? देखिए, जो मजफ्फर साहब कह रहे हैं मैं उससे इत्तेफाक करता हूँ, वो सही कह रहे हैं कि अभी दोनों मुल्कों के दिमाग इतने खराब हैं कि ये आपस में बैठना नहीं चाहते हैं। और यहाँ तक आतंकवादियों का ताल्लुक है पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, क्या सीरिया, क्या टर्की, क्या फ्रांस, क्या न्यूयॉर्क, आज न्यू जर्सी में, न्यूयॉर्क में। तो भाई जिस जगह ये हो रहे हैं उन लोगों का फर्ज है कि वो अपनी हिफाजत करें और जिस तरीके से भी करना चाहें। ये किसी के ऊपर एहसान नहीं है। अगर भारत से हमला होता है तो भारत जिस तरीके से भी अपनी हिफाजत करना चाहे उसको करना चाहिए। और इसी तरह पाकिस्तान को भी अपनी, ये देखिए, ये कंट्रोल में सारी दुनिया में ये एक ऐसी मर्ज है जो कि खुद अमेरिका ने शुरू की, अब उसी के गले में ये जो घंटी अटकी है। अभी आप देखें कि इन्होंने आके मिडिल ईस्ट का बेड़ा गर्क किया, इन्होंने आके उसामा बिन लादेन को इधर यानी कि अफगानिस्तान में बिठाया, और आपके अगर प्रधानमंत्री साहब जो है वो जाके अफगानिस्तान में साजिशें करते हैं, बलूचिस्तान में अपना कमांडर। लेकिन जावेद जी, पाकिस्तान जो है वो हर बार एक्सपोज होता है। अगर हाल फिलहाल की बात की जाए, पठानकोट में हमला हुआ तब भी पाकिस्तान एक्सपोज हुआ, उससे पहले मुंबई में जितना बड़ा अटैक हुआ था वो पूरी दुनिया ने देखा होता, और कई जगह पे कई देशों में अटैक्स होते हैं, पाकिस्तान का नाम बार बार आता है। लेकिन अगर धुआं निकल रहा है तो आग तो जरूर कहीं लगी होगी ना। वो बलूचिस्तान से पकड़ा गया तो आप भी एक्सपोज हुए कहीं ना कहीं। पाकिस्तान, आपने बलूचिस्तान का जिक्र किया, कहीं पाकिस्तान बौखला तो नहीं गया? बलूचिस्तान का जिक्र जब पीएम मोदी ने किया तब भी तो पाकिस्तान बौखलाया। बौखला गया कि कल सुबह पाकिस्तान गायब हो जाएगा, तो आप बौखलाहट तो आपकी है। बौखलाहट हमारी कैसे हो सकती है? जो कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा रहा है, अगर पाकिस्तान उस पर अपना दावा पेश करेगा तो बौखलाहट रहेगी, बिल्कुल रहेगी। और कश्मीर का कितना बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के पास है, उसने अधिकृत किया हुआ है, और उसके साथ और जिस तरह से लोग वहां पर कि पाकिस्तान का अत्याचार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री लेके गए थे ये मुद्दा यूनाइटेड नेशन में, उस वक्त कौन सा हाफिज सईद था, उस वक्त कौन सा बम्बे अटैक था? बौखला तो आप गए हैं। बौखलाहट सबसे पहले तो पाकिस्तान की है जावेद जी, ये भी तो देखिए, जितने अटैक्स होते हैं वो कहीं ना कहीं बौखलाहट के जरिए ही होते हैं। कि 48 में जब ये मुद्दा झगड़ा हुआ था तो ना हाफिज सईद था, ना बम्बे अटैक था, ना कुछ और था। जावेद जी, आपको यहीं पे रोकना चाहूंगी, लेकिन आर के मल्होत्रा जी के पास जाना चाहूंगी। बौखलाहट आर के जी यहाँ पे जिस तरह से आप सुन रहे हैं, पाकिस्तान की ज्यादा दिख रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि दिन ब दिन वो एक नए अटैक करते रहते हैं और उनके पास कोई भी जो है वो जब स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की बारी आती है तो वो स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेते, सिर्फ हर बार ये कह के बच जाते हैं कि हाँ हम कदम उठाएंगे। तो यहाँ पर अब एक इंटरनेशनल मंच पर जाकर पीएम मोदी ने कई बार इसका जिक्र भी किया, लेकिन अब वक्त आ चुका है कि एक ठोस कदम उठा लिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान ऐसे नहीं सुधरने वाला। बौखलाहट नहीं, ये एक सोची समझी नीति है
कि हम कहेंगे कुछ करेंगे कुछ, एक सोची समझी नीति है। और ये एक मिलिट्री स्ट्रैटेजी भी है जिसको एसिमेट्रिक वॉर कहते हैं, यानी इस किस्म की चीजों का हथियार का इस्तेमाल करना एक बड़े मुल्क के साथ, ताकि छोटी सी आप काम करने से बड़ा नुकसान पैदा कर सके। ये एक सोची समझी नीति है। बौखलाहट किस चीज की? बौखलाहट इस चीज की है और आप आज की तारीख में पाकिस्तान को नंगा करना चाहते हैं, इस वजह से बौखला रहे हैं, नहीं तो अदरवाइज टेररिज्म और इसके बहाने तो हमें नीति है। बौखला वो इसलिए है कि आप कहते हैं कि तो आप हमारे साथ करते हैं, हम भी आपके साथ कर सकते हैं, हमें आप फोर्स मत करेंगे, हम वो काम करना शुरू कर दें तो आप हमेशा हमारे साथ करते रहें। तो बौखला वो इस वजह से रहे और हाफिज सईद का बहाना बना के, और कहाँ पर कहानी सुना रहे हो, 4748 उसके बाद 71 शिमला एग्रीमेंट भूल जाएंगे, ताशकंद एग्रीमेंट भूल जाएंगे, 4748 की भी इंटरप्रिटेशन वो अपनी मर्जी से करेंगे। 4748 में क्या कहा था? ये कहा था कि जो आपने हिस्से अभी आपने ले लिए हैं उनसे आप बाहर जाएं, डीमिलिटराइज करें, उस जगह से आप हट जाएं और उसके बाद हम बातचीत करेंगे या इंतखाबात करेंगे। और किस चीज का इंतखाब करेंगे? ये नहीं कि पाकिस्तान में जाना है, इसके संदर्भ उस वक्त शर्त नहीं थी। आप उस यूएन रेजोल्यूशन को पढ़ते नहीं है, सिर्फ ये कह के क्या 1948 में यूएन में गए थे, ये कह के आप बचना चाहते हैं। अरे भाई साहब आप पढ़ें, ये तो 100% यकीन है कि आपने वो रेजोल्यूशन पढ़ाई नहीं। और उसके बाद एक शिमला एग्रीमेंट हुआ जिसमें ये सब बातें हैं, उनकी बातें आप छेड़ जाते हैं। और आज भारत मेरे हिसाब से जो मैं सुनता हूँ और जो हमारे प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, जी बिल्कुल बिल्कुल जवाब देना चाहते हैं। जी बिल्कुल हम जवाब देना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान का अगर ऐसा ही स्टैंड रहेगा तो किस तरह से उनसे कोई भी बातचीत की जा सकती है, और यहाँ पर जवाब देना बहुत जरूरी हो जाता है। ब्रिजेश मेरे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता। ब्रिजेश, भाजा तो कह रहे हैं कि वो बातचीत के जरिए जो है कश्मीर का हल निकालना चाहते हैं, लेकिन कैसे हल निकलेगा अगर वो ऐसी ही धमकियां देते रहेंगे? बिल्कुल यार, नॉन सीरियस है पल्लवी, और ये सिर्फ ढोंग है पाकिस्तान का, वो बातचीत कभी चाहता ही नहीं है। इसी तरह से कश्मीर इशू को वो हाईलाइट करना चाहता है आतंकवादी हमलों के जरिए, और वो एक्सपोज हो चुका है, हर फ्रंट पे एक्सपोज हो चुका है। और जिस परमाणु हमले की बात ख्वाजा कर रहे हैं वो उनका फ्रस्ट्रेशन है, और साफ तौर पर ट्रेडिशनल वॉरफेयर की अगर बात की जाए तो उसमें पाकिस्तान का ही टिकता नहीं। इससे पहले जितनी भी लड़ाइयां हुई है उसमें मुंह की खानी पड़ी है, और इसलिए वो कहीं ना कहीं अब परमाणु हमले की धमकी देकर ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि आप इस तरह के कदम के बारे में ना सोचें, क्योंकि इस समय बहुत ज्यादा टेंशन है, दोनों तरफ बहुत ज्यादा टेंशन है। हमारे साइड में भी इस तरह की बातें हो रही है कि हॉट परस्यूट होना चाहिए, पीओके पर भारत को हमला करना चाहिए और जो आतंकवादी कैंप्स उस पर डिस्ट्रॉय करना चाहिए। और उन सबको देखते हुए बौखला रहा है पाकिस्तान, उसको लगता है कि इस तरह का कदम भारत उठा सकता है, क्योंकि अब बहुत ही एग्रेसिव मोड में है मोदी गवर्नमेंट, हम लोग देख भी रहे हैं। और आज भी प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है कि हमलावरों को बख्शा नहीं जाएगा। तो साफ है कि इस बार आर पार की लड़ाई की बात की जा रही है, और सही कहा आपने कि इस बार आर पार की लड़ाई है, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह से दिन ब दिन अटैक किए जा रहा है, तो भारत को यहाँ पर अब ऐसा कोई कदम उठाना ही होगा कि आर हो जाए या फिर पार हो जाए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद भी हमारी ये खास पेशकश सबसे बड़े अटैक पर सबसे बड़ी कवरेज जारी रहेगी। आप देखते रहिए जी बिजनेस। क्यों घबरा गए जनाब? चोरी तो चोरी है, कुछ न छुपाओ, सब इनकम दिखाओ। इनकम डिक्लेरेशन स्कीम का फायदा उठाओ। कुल 45% टैक्स भरने से मिलेगी राहत इंक्वायरी, स्क्रूटनी और प्रोसिक्यूशन से। तो अब समय न गवाएं, अपनी अघोषित आय को 30 सितंबर 2016 तक डिक्लेयर करें। आप करें योगदान, बढ़ाएं अपना सम्मान। पतंजलि आटा नूडल्स, इसमें है असली आटा फाइबर, राइस ब्रान ऑयल और वेजिटेबल्स के गुण। झटपट बनाओ, बेफिक्र खाओ। अब पतंजलि आटा नूडल्स चटपटा और क्लासिक सिर्फ 10 रुपए में। दिल चाहता है कि इस दिल को आज फिर हराया जाए। बेटी को फिट होकर दिखाने का वादा आज फिर निभाया जाए। आप अपने वादे निभाएं, हम अपने वादे निभाएंगे। हेल्थ एंड वेलनेस सॉल्यूशंस फ्रॉम आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, निभाएं वादे। अगर आप में है पत्रकारिता के क्षेत्र में कुछ कर गुजरने का जज्बा, तो जी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड प्रेजेंट जी इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया आर्ट, जहां स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे मीडिया जगत के दिग्गज जर्नलिस्ट। कुछ चुनिंदा स्टूडेंट्स को मिलेगा मौका पेड इंटर्नशिप का। एडमिशंस ओपन नाउ। The sun shines brightly on its glorious soil.
the land of forests and falls, the land of spirituality and charm, endowed with a wealth of mineral resources. Jharkhand. Explore a flight of modernity and future, propagating an ease of doing business, huge investment opportunities, industrial harmony and a strong, stable and visionary leadership. अब समय आ गया है झारखंड में आप अधिक से अधिक इन्वेस्ट करें। Mark your entry to the wondrous land for Mumbai Roadshow on 20th and 21st September. जिंदगी की नई पहल शुरू कर्लॉन से, एक नई जिंदगी भी शुरू यहीं से। जिंदगी की एक और पहल भी शुरू कर्लॉन से। हर एहसास शुरू कर्लॉन से। कर्लॉन, इंडियाज लार्जेस्ट सेलिंग मैट्रेस। Our youth is our strength. 1000-2000 लोगों को ट्रेन नहीं करना, हमें करोड़ों लोगों को ट्रेन, ऐसे जो प्रशिक्षित हैं लेकिन उनकी पहचान नहीं है। Sincere thanks to the Honorable Prime Minister for having recognized this strength in our country. इन सब मिशंस को सक्सेसफुल होने के लिए एक प्राइमरी रिक्वायरमेंट है कि स्किल इंडिया मिशन हैव टू सक्सीड। Reven, will to skill. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सबसे बड़े आतंकी हमले पर हमारी सबसे बड़ी कवरेज जारी है। आतंकी हमले में शामिल आतंकी पाकिस्तान के ही नागरिक थे। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक सभी आतंकी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके के पास लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलओसी पार कर भारतीय सीमा में दाखिल हुए थे। भारतीय सीमा तक पहुंचने के लिए आतंकियों ने झेलम नदी के इस्लामाबाद नाले को पार किया। घने जंगलों और अंधेरे का फायदा उठाते हुए सभी आतंकी सेना के कैंप तक पहुंचे। काफी देर तक मुआयना करने के बाद आतंकी सुबह करीब 5:45 बजे कैंप के पिछले हिस्से में बनी दीवार फांदकर कैंप में घुसे। कैंप के अंदर दाखिल होते ही आतंकियों ने धमाके की और अंधाधुंध फायरिंग भी शुरू कर दी। वहीं उरी में हुए आतंकी हमले को लेकर गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल, आईबी रॉ चीफ शामिल भी हुए और इसके अलावा गृहमंत्री और रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहे। उच्च स्तरीय बैठक से पहले राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उरी आतंकी हमले की पूरी जानकारी दी। वहीं गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री को उरी आतंकी हमले के बाद हुई उच्च स्तरीय बैठक के बारे में पूरी जानकारी दी। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को आतंकवादी राष्ट्र करार दिया है और इसके साथ ही आतंकी गुटों की मदद के लिए पाकिस्तान की निंदा भी की है। राजनाथ सिंह के मुताबिक उरी आतंकी हमले में शामिल आतंकियों को विशेष तौर पर ट्रेनिंग दी गई थी। आतंकियों के पास भारी मात्रा में हथियार थे और सभी आतंकी अत्याधुनिक उपकरणों से लैस थे। वहीं उरी में आतंकी हमले की जानकारी मिलते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह को उरी के लिए रवाना कर दिया। सेना प्रमुख ने श्रीनगर के अस्पताल में भर्ती घायल जवानों से मुलाकात की। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर के हालात और उरी हमले को देखते हुए रूस का अमेरिका का दौरा स्थगित कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकियों को सख्त संदेश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि उरी हमले के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। पीएम ने आतंकी हमले को कायराना बताया है। साथ ही शहीद जवानों को उन्होंने नमन भी किया। और इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हमारे संवाददाता ब्रिजेश। तो फिलहाल ब्रिजेश से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर बीजेपी ने उरी में हुए आतंकी हमले को पाकिस्तान की साजिश करार दिया है। प्रॉक्सी वार है इसमें और एक देश जो है पाकिस्तान जो इसी में लगा हुआ है कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर में अफरा तफरी मचाई जाए, यहाँ पर इस प्रकार की बात कर रहा है। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इस प्रकार के जो लूप होल्स रहते हैं और ये भी ठीक है कि हम जो है जब इस प्रकार की इवेंचुअलिटी आती है तो उनके ऊपर जो है सिर्फ उनको रोका नहीं जाता, उनको मारा भी जाता है और काफी से मिलिटेंट्स मारे गए हैं। उड़ी सेक्टर के अंदर सेना की 12 ब्रिगेड हेडक्वार्टर के अंदर आज सुबह लगभग 4 बजे
से 5 बजे के बीच में आतंकवादियों ने दीवार फांदकर पीछे से वहां हमला किया है। एक फिदायीन हमला हुआ है, जिसमें जो प्राप्त जानकारी के अनुसार सेना के कुछ जवान हमारे शहीद हो गए हैं और 16 के करीब हमारे जवान जो हैं वो घायल हैं, जिनको श्रीनगर के सेना के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये लश्कर तोयबा के आतंकवादियों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र मुजफ्फराबाद की तरफ से उनकी घुसपैठ हुई थी और लगभग 5 बजे के करीब सुबह ये हमला हुआ है। हमारे सेना के जवानों ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी उरी में हुए हमले की निंदा की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि उरी हमले की वो निंदा करते हैं और साथ ही शहीद जवानों को उन्होंने श्रद्धांजलि भी दी है। राष्ट्रपति ने ट्वीट कर निंदा की है पूरे हमले की। और इसके अलावा महबूबा मुफ्ती ने भी ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि हमले में शहीद हुए जवानों के साथ उनकी संवेदना है। युद्ध जैसे हालात पैदा करने के लिए उन्होंने पाकिस्तान पर हमला भी बोला। और अब आपको दिखाते हैं कि किस तरह से राहुल गांधी ने श्रद्धांजलि दी है। आज दुख का दिन है क्योंकि जम्मू कश्मीर में सेना के हमारे जवान मारे गए हैं। 17 मारे गए हैं और पता नहीं कितने 50,000 को चोट लगी। तो मैं चाहूंगा, मैं जानता हूं कि भीड़ में ये मुश्किल होता है, मगर मैं चाहूंगा कि 30 सेकंड के लिए हम उनकी याद करें, शांति से होकर उनकी याद करें। तो राहुल गांधी ने श्रद्धांजलि किस तरह से देखा आपने। सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ और राहुल गांधी का इस तरह का बयान सामने आता है जिसमें वो 30 सेकंड के लिए एक मौन की बात करते हैं, लेकिन 30 सेकंड पूरे होने से पहले ही आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने वापस माइक उठा लिया था। बहरहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जी बिजनेस पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए जी बिजनेस।